नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की लिखी कहानी अनुपम उपहार। जन्म लेते ही हम अनेकों रिश्तों से खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, पर समय के साथ इनकी अहमियत बदलती रहती है। शादी के बाद औरतों के लिए अक्सर 7 जन्मों के रिश्ते ज़्यादा अहमियत रखने लगते हैं और उन्हीं से जुड़े रिश्तों के आसपास उनका जीवन सिमट कर रह जाता है। कालांतर में उनका अपना ही घर उनका मायका बन जाता है और वह पराए घर की। फिर भी दिल में जन्म से जुड़े रिश्तों की धमक कभी कम नहीं होती है। पूरे 5 वर्षों से सुदीक्षा पटना नहीं जा पाई थी, क्योंकि उसके पति राकेश जी बैंक में काम करते थे और इन दिनों उनकी पोस्टिंग सिंगापुर में थी, जिससे राखी और भैया दूज का त्यौहार डाक और कुरियर पर निर्भर होकर रह गया था। पर जब भी राखी या भैया दूज का त्यौहार आता, मन पाखी बन पटना में ही विचरण करते रहता। सबको याद कर हमेशा दिल में एक हुक सी उठती और मन बेचैन हो जाता सबसे मिलने के लिए। इसलिए इस बार राखी के अवसर पर उसने पटना जाने का मन बना लिया था। दोनों बेटों अपूर्व और अभी के स्कूल खुले होने पर भी उन्हें राकेश जी के पास छोड़कर उसने पटना जाने के लिए अपना टिकट बुक करवा लिया था। माँ पापा तो अब रहे नहीं। उसकी शादी के 4 वर्ष बाद हार्ट अटैक से पहले पापा गए, फिर माँ भी ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाई। अब तो विष्णु भैया, केशव भैया और श्याम भैया, इन तीनों भाइयों से ही उसका मायका था। जब उसकी नई नई शादी हुई थी, करीब करीब हर पर्व त्योहार में वह मायके का चक्कर लगाती रहती। पर जैसे जैसे घर और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती गई, जन्म के रिश्ते दूर होते गए। टिकट बुक होते ही उसने अपने सबसे बड़े विष्णु भैया को अपने आगमन की सूचना भेज उत्साह से भरी याद कर करके सिंगापुर के इंडियन मार्केट से सबके लिए गिफ्ट और मिठाइयाँ खरीदती रही। प्लेन में बैठते ही सिंगापुर की सारी बातें भुला सुदीक्षा का मन पटना के अपने घर में ही जा रमा। अचानक उसके आने की सूचना से घर के सभी लोग कितने खुश हो रहे होंगे। उसके स्वागत के लिए तरह तरह तैयारियां हो रही होंगी, यह सोचकर ही उसका मन रोमांचित हो रहा था। तभी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने का अनाउंसमेंट सुन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। किसी तरह आतुरता से अपना सामान लेकर बाहर निकली तो सामने ही विष्णु भैया और भाभी नजर आए। उस पर नजर पड़ते ही भाभी ने बढ़कर उसे सीने से लगा लिया और भैया ने भी अपनी सरल स्वाभाविक हंसी के साथ उसके सर पर हाथ रखा। तो भैया भाभी दोनों के भावभीनी स्वागत से उसका मन गदगद हो उठा। थोड़ी ही देर में भैया की कार उसे लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अपने चिर परिचित शहर की तरफ बढ़ चली। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उसे लगा शहर काफी बदल गया था। चारों तरफ ओवरब्रिज का जाल सा बन गया था। सड़क भी पहले से चौड़ी और साफ सुथरी नजर आ रही थी। पर घर के गेट से अंदर घुसते ही उसे यह देखकर जबरदस्त झटका लगा कि पापा द्वारा बनाए गए कोठीनुमा मकान की जगह उस बड़े से प्लॉट में 3 बड़े बड़े आधुनिक ढंग के मकान बने हुए थे। बस उस प्लॉट के कोने में बना पापा का दलान ज्यों का त्यों था। एक घर के सामने जब कार रुकी तो वह कुछ देर तक अचंभित सी बैठी रह गई। उसे यूं अचंभित देख भैया हंसते हुए बोले, क्यों रे छोटी, तू ऐसे क्या देख रही है? हम तीनों भाइयों का आपस में बंटवारा हो गया है। हम तीनों ने अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग अपने घर बनवा लिए हैं। पर तू घबरा मत, मुझे तुम्हारा भी ख्याल है। एक छीड़ सी मुस्कान उसके होठों पर आकर न जाने कहाँ गुम हो गई। भैया क्या कहना चाह रहे थे समझते ही उसके दिल में चुभन सी हुई। अचानक सारे उत्साह पर जैसे पानी फिर गया। बिना कुछ बोले भैया भाभी के साथ घर के अंदर चली आई। यह घर बड़े भैया का था, जिसे उन्होंने काफी आधुनिक ढंग से बनवाया था, जिसमें सभी सुख सुविधा के साधन मौजूद नजर आ रहे थे। पर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। उसके स्वागत का वह शोर शराबा और उल्लास नजर नहीं आ रहा था जो कभी उसे अपने मायके में नजर आता था। भैया के दोनों बेटे मानव और मणि अमेरिका में पढ़ रहे थे। उस बड़े से मकान में सिर्फ भैया और भाभी रहते थे। भाभी ने उसका सामान एक सजे सजाए कमरे में रखवा दिया था और उसका पूरा ख्याल रख रही थी। फिर भी पहले की तरह सहज नहीं हो पा रही थी, जैसे किसी पराए घर में आ गई हूं। पहले जब कभी इस घर में आती, गेट के अंदर उसके कार के घुसते ही बुआ आ गई, बुआ आ गई का सभी बच्चे शोर मचाकर घर के लोगों को तो बताते ही
उनके शोर से पड़ोसियों तक को भी पता चल जाता कि उनके घर में कौन आया है। घर के बड़े भी बाहर निकल आते। सब में अपने आने का उत्साह देख वह गदगद हो जाती। उसी उत्साह भरे स्वागत का कहीं न कहीं शायद उसके दिल को अब भी इंतजार था। पर धीरे धीरे समय बदल गया था। अब वही बच्चे बड़े हो गए थे। चाय नाश्ता समाप्त हो जाने के बाद भी केशव भैया और श्याम भैया के घर से कोई उससे मिलने नहीं आया तो उसका मन बेचैन होने लगा। क्या इतनी जल्दी सबों ने उसे पराया कर दिया? भाभी जाने कैसे उसके मन की बात समझ उसे अपनी मेड कमला के साथ उन लोगों के घर भेज दिया। खुद चलकर मिलने जाते हुए उसे अटपटा सा महसूस हो रहा था, पर घर के दशा और दिशा से मजबूर थी। केशव भैया के घर भी उसका ठंडा ही स्वागत हुआ। उनके दोनों बेटे और सबसे छोटी बेटी तीनों उससे कम और आपस में ही ज्यादा बातें करते रहे। पहले की तरह उनके व्यवहार में न गर्मजोशी थी न आत्मीयता। इन सब के बीच भाभी बार बार उलाहना देती रहीं कि सुदीक्षा ने अपने आने की सूचना सिर्फ बड़े भैया को ही दी, उन्हें अपना नहीं समझा। पर उसे क्या पता था कि इतनी जल्दी भाइयों के बीच एक पथरीली दीवार खड़ी हो गई थी। करीब करीब वही सब बातें श्याम भैया के घर पर भी दोहराई गईं। जब वह लौटकर बड़े भैया के घर आई, मानसिक और शारीरिक रूप से काफी थक गई थी। भैया भाभी के काफी अनुरोध करने पर किसी तरह एक रोटी गले से उतार कर सोने चली गई। बिस्तर पर लेटते ही अनायास उसकी आंखों के कोर भीग गए। कितने प्यार और उत्साह से वह मायके आई थी। सबके साथ त्योहार मनाने पर घर के लोगों की उदासीनता देखकर उसके सारे उत्साह पर ही जैसे पानी फिर गया था। अब तो लग रहा था यहाँ आकर जैसे गलती हो गई। पूरा परिवार ही 3 अलग अलग परिधियों में बंटकर रह गया था। सुदीक्षा के पापा आदित्य सक्सेना की गिनती शहर के जाने माने बिजनेसमैन में होती थी और माँ एक सीधी सादी घरेलू औरत थी जो चारों भाई बहन पर समान रूप से प्यार करती थी। सबसे छोटी होने के कारण घर के सभी लोग उस पर अपनी जान छिड़कते थे। चारों भाई बहन के बीच अटूट प्यार था, जिसे देखकर ही पापा ने एक बड़ा सा घर बनवाया था कि उनके सभी बच्चे एक साथ रह सकें। किसी भी त्योहार में सभी भाई बहन मिलकर कई दिनों पहले से ही त्योहार मनाने की योजना बनाते, जिनमें राखी और भैया दूज उनके लिए खास होता। इन दोनों त्योहार में सबसे ज्यादा सुदीक्षा के फरमाइशों को अहमियत दी जाती। अपने तीनों भैया को वह अपनी फरमाइशों की अलग अलग लिस्ट थमाती। जब उसकी शादी हो गई तब भी जब कभी मायके आती, तीनों भाभियों और भतीजा भतीजियों से घिरी रहती। अक्सर घर के सभी लोग बैठे देर रात तक बातें करते रहते, कभी आक्रोश और आवेग बांटते, एक दूसरे से उलझ जाते, कभी खुशियां बांटते। सभी हंसते खिलखिलाते रहते। आज एक ही 4 दीवारी से घिरे 3-3 मकान होते हुए भी पूरे कैंपस में सन्नाटा पसरा हुआ था। यही सब सोचते जाने उसे कब नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो सब कोई सोया हुआ था। वर्षों बाद अपना शहर देखने के उमंग में वह घर से बाहर निकल आई। सामने ही पापा का दलान था, जहां कभी दिन भर बैठे पापा अपने कारोबार के कामों में व्यस्त रहते। दलान खुला हुआ था। वह दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। 4 कमरे का वह मकान पहले की तरह ही साफ सुथरा नजर आ रहा था। बाहर निकली तो सामने वही पथरीला आंगन था जिसमें उसने न जाने कितने खेल खेले थे। आज सोना पड़ा था। वहां से निकलकर वह रोड पर आ गई। आसपास में बहुत कुछ बदल गया था, फिर भी रास्ते जाने पहचाने थे। अभी कुछ दूर बढ़ी ही थी कि सामने एक काफी सुंदर नया बना पार्क दिखा। पहले वहां एक खाली मैदान हुआ करता था। पार्क के अंदर आते ही सामने के बेंच पर बैठी सुधा भाभी नजर आ गईं, जो उसके पड़ोस में ही रहती थीं। कभी वह दोनों अंतरंग सहेलियां सी थी। उसे देखते ही वह चहक उठी। अरे सुदीक्षा, तुम कब आई? कल ही आई हूँ, बहुत दिनों से नहीं आ पाई थी तो इस बार राखी के अवसर पर चली आई। अच्छा किया, तुम्हें तो पता ही होगा, यहाँ तीनों भाइयों ने तुम्हें दूध के मक्खी की तरह निकालकर पिता की सारी संपत्ति का आपस में बंटवारा कर लिया। तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें कुछ देना चाहते थे, पर दोनों छोटे तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि ढेर सारा दहेज देकर सुदीक्षा को पापा ने काफी संपन्न परिवार में ब्याहा था, इसलिए अब उसे हिस्सा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी छोटी भाभी का तो कहना था कि सुदीक्षा को बंटवारे के विषय में मालूम होने भर की देर है, 7 समंदर पार कर भी अपना हिस्सा लेने दौड़ी चली आएगी। लगता है तुम बंटवारे की बात सुनकर ही आई हो। सुधा भाभी की बातें सुनकर एक मर्मातक पीड़ा से वह तिलमिला उठी। नहीं भाभी, आप गलत सोच रही हैं। मैं तो सबके साथ त्योहार मनाने आई हूँ। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद
घर लौटने के लिए अनमनी सी उठी तो मन साथ नहीं दे रहा था। आज अपना ही घर उसके लिए पूरी तरह से पराया हो गया था। वह यहाँ अपने जिन भाइयों से मिलने के लिए परेशान थी, उन्हें ही अपनी बहन से जायदाद का खतरा महसूस हो रहा था। यह सोचकर ही वह अपने को बहुत छोटा और अकिंचन महसूस कर रही थी। अब तक दिल में हिलोरे लेता मायके के लिए सारा प्यार जाने कहाँ तिरोहित हो गया था। घर पहुंची तो भाभी पर्व की तैयारी में व्यस्त थी। उसे देखकर बोली, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मुहूर्त का समय हो रहा है। अभी 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। इतना बोलकर वह वॉशरूम में घुस गई। तैयार होकर निकली तो भाभी टेबल पर त्योहार का सामान सजा चुकी थी। चुन चुनकर जो मिठाइयाँ और नमकीन वह लाई थी। भाभी को कई बार याद दिलाने के बाद भी वह उन मिठाइयों के प्रति उदासीन बनी रही और सब। भाभी ने तीनों परिवार को एक जगह ही बुला लिया था, जिससे वहां काफी रौनक छा गई थी। सुदीक्षा भी अपने मन के सारे राग विराग भुलाकर तीनों भाइयों को राखी बांधने में जुट गई। फिर सबके लिए जो गिफ्ट लाई थी सबको सौंपने लगी। उसका उत्साह देखकर बड़े भैया बोले, बहुत दिनों बाद हम सब मिलकर यह त्योहार मना रहे हैं। आज तू बोल छुटकी, तुम्हें क्या चाहिए? पहले की तरह तुमने अब तक कोई लिस्ट भी नहीं पकड़ाए हैं। अगर पापा की प्रॉपर्टी में से चाहिए तो वह भी बोल। प्रॉपर्टी की बात सुन सुदीक्षा को लगा जैसे किसी ने गर्म सरिया उसके कलेजे में उतार दिया हो। साथ ही उसने महसूस किया कि भैया की बातें सुन कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब सी विद्रुपता फैल गई है। तब वह बहुत ही निर्लिप्त और शांत आवाज में बोली, भैया दिल तो मेरा भी मचल रहा था पहले की तरह फरमाइशों का लिस्ट थमाने के लिए, पर दिल का वह अरमान ही बुझ गया जब मेरे आगमन को ही आप लोगों ने शक के घेरे में डाल दिया। पूरे 25 वर्षों तक साथ बिताने के बाद आप लोग अपनी बहन को समझ नहीं पाए। यह सच है कि सरकार द्वारा पिता की संपत्ति में लड़कियों के अधिकार को लेकर बनाए गए कानून ने भाई बहन के रिश्ते को भी असहज कर दिया है, जिससे रिश्ते का नैसर्गिक रूप ही समाप्त हो रहा है। प्यार और भावना के कच्चे धागे से बंधा यह रिश्ता भी अब प्यार और भावना से रिक्त होते जा रहा है। पर क्यों? भैया आज मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं पापा की संपत्ति में अपना हिस्सा लेना ही चाहती हूँ तो मुझसे बेगानों जैसा व्यवहार क्यों? बहन ने संपत्ति में हिस्सा क्या मांगा? दुश्मन हो गई? थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। फिर वह बोली, कानून ने चाहे जो अधिकार दिए हों, पर लेने की इच्छा परिस्थिति पर निर्भर करती है। बहन स्नेहवश और प्यारवश हमेशा अपने भाई के प्यार को ही अहमियत देती है, संपत्ति को नहीं। बहन का सामर्थ्य भाई के विश्वास में होता है, न कि संपत्ति में। पर आप सबों ने बहन से ज्यादा संपत्ति को अहमियत दी। अगर मेरी किसी बात को लेकर आपस में आप सबों के मन में संशय था तो मुझसे पूछ लेते। डांटना था तो 100 बार डांट लेते। मैं डांट को भी अपना सौभाग्य ही समझती कि अभी भी कोई डांटने वाला है, पर इस तरह से बेगाना तो न बनाते। बोलते बोलते उसकी आंखों से अश्रुधार बह निकले थे, जिसके साथ वहां उपस्थित सभी की आंखें भर आईं। जब सब शांत हुए, बड़े भैया ने सुदीक्षा से कहा, पागल हो गई है? बड़ा भाई हूं पापा की जगह पर, तुम्हें पराया कैसे कर सकता हूं? हम तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया है कि पापा का दलान हम तुम्हें दे देंगे, जो राखी का गिफ्ट होगा। कागजात तुम रख लो, कल इसे तुम्हारे नाम से ट्रांसफर करवा दूंगा। बड़े भैया द्वारा दिए गए मकान के कागजात को वापस लौटाते हुए सुदीक्षा बोली, इस ईंटे गारा के मकान का मुझे क्या करना है भैया? बस इसमें लिपटे आप सबों के प्यार के अनुपम उपहार को अपने साथ समेट कर ले जाऊंगी। एक अंतिम गुजारिश है कि यह दलान जैसा है वैसा ही रहने देना। उसमें पापा की यादें बसती हैं। हाँ, कल वकील से वह पेपर जरूर बनवा लेना जिस पर मेरे हस्ताक्षर कर देने से पापा की संपत्ति में मेरे सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे, ताकि भविष्य में मुझे लेकर किसी के मन में कोई संशय न रहे। ये सब तू क्या बोल रही है छोटी? भैया उठकर उसके सर पर हाथ रखते हुए भरे गले से बोले, अगर कोई बात तेरे दिल पे लग गई है तो मन पर बोझ मत रख। मेरे तीनों के रहते तेरे प्यार, विश्वास और अधिकार को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। बस मेरे प्रति अपने निष्कलंक प्यार और विश्वास को बनाए रखना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीनों भाभियां भी बारी बारी से उसे गले से लगाकर अपने प्यार और अपनेपन का एहसास दिलाने लगी। पहले की तरह सबका प्यार पा सुदीक्षा के मन पर भी अब तक जमा सारा कलेश धुलने लगा, और पहले वाले प्यार के एहसास पाकर सारे गिले शिकवे मिट गए। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की लिखी कहानी अनुपम उपहार। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।